सबसे पहला सवाल मेरे पास है, ये एक बहुत ज़्यादा ना हम जब इंडिया में बैठते हैं और ट्विटर पे जाते हैं या न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, तो हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। चाहे फिर वो यूक्रेन रशिया की हो या चाइना ताइवान की हो, इन इश्यूज़ का, इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ का हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे क्या इम्पैक्ट आपको लगता है आएगा और हमें क्या करना चाहिए इन इश्यूज़ को लेके? मैंने अपना करियर 98 में शुरू किया था हुँ, और हुँ। उन दिनों में 22-25 साल हो गए। इन पिछले 24 से 25 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा होगा, हुँ, जब कोई ना कोई चीज़ का टेंशन नहीं था। हुँ, तो लाइफ में टेंशन हर दिन होता है। कभी हमारे खुद की लाइफ का, कभी हमारे कमाई के रन रेट का, कभी हमारे करियर का, कभी बच्चों का। हुँ, तो इतने सारे टेंशन को छोड़ के हमें जियोपॉलिटिकल का टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। हुँ, और इसे समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो मैं सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को ये बताऊँगा कि मेरे 25 साल का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि दुनिया में हर दिन किसी न किसी चीज़ का टेंशन होगा, जो आपको ये बोलेगा कि पैसा इन्वेस्ट मत करो। हुँ, जबकि इन्हीं 25 से 40 साल में ₹100 का जो सेंसेक्स था, वो आज 55,000 या 60,000 हुआ है। राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये उतार-चढ़ाव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते रहेंगे हुँ, और इससे हमें डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको और मुझे पता है कि हुँ, चाइना और ताइवान के बीच में कुछ हो रहा है या हुँ, रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ हो रहा है, हुँ, तो बाज़ार को हमसे पहले पता चल जाता है हुँ, और ये भाव में सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बाज़ार को ऑलरेडी मालूम है कि ये टेंशन हो रही है। हुँ, और कभी-कभी इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से बाज़ार 10-15% नीचे जा जा सकता है। हुँ, जा चुका भी है, पिछले 6-8 महीने में हमने देखा है मार्केट्स फेल बाय 18 टू 20% हुँ, और फिर वापस ऊपर आया है। हुँ, तो यहाँ पे मैं हमेशा निक मरे का एक कोट याद रखता हूँ। जहाँ उन्होंने और निक मरे एक अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़री कोच है। हुँ, वो हमेशा बोलते हैं कि ऑल करेक्शंस आर टेम्परेरी, हुँ, ऑल रैलीज़ आर परमानेंट। हुँ, So what he means by this is कि generally long-term trend of a good economy is always upwards. Long-term trend of the stock market of a good economy हुँ, is always upwards. और हर 2 साल में बीच-बीच में झटके आते रहेंगे। हमें इन करेक्शंस के एडवांटेज लेने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए हुँ, और हमारे अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है या वो बनता है जो ये एक लाइन को याद रखे हुँ, कि लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन ऊपर होता है, बीच-बीच में शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव आएँगे और इसको मैनेज कर सकते हैं एसेट एलोकेशन के ज़रिए, अलग-अलग एसेट क्लास के हुँ, ज़रिए, अपने टाइम होराइज़न के हिसाब से हुँ, आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा हुँ, सोचता नहीं हूँ और लास्ट ये हुँ, बताऊँगा कि 2013-14 में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में बाय अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर कॉल्ड रॉल्फ हुँ, डोबेली। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था दैट न्यूज़ इज़ टू द माइंड व्हाट शुगर इज़ टू द बॉडी, हुँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट। हुँ, सो जनरली हमारा पैसा अगर 20, 30, 40, 50 साल का है, क्योंकि रियल वेल्थ क्रिएशन लंबे अरसे के बाद होता है, बैक एंडेड होता है। तो आज के इवेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं होगा 20 साल के बाद के आउटकम पे। वेदर पॉजिटिव इवेंट हो आज, तो भी ज़्यादा खुश मत हो जाइए और नेगेटिव इवेंट है तो ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। सर एक बार मैंने ना ये सेम बात जो है मैंने भी कहीं पे बोली थी कि लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, लॉन्ग रन में मार्केट्स ऊपर ही जाती हैं। तो मेरे पास ना एक काउंटर क्वेश्चन आया था कि अगर हम देखिए इंडिया को छोड़ के अगर हम जापान के पास जाते हैं, तो हम देखें हम बिल्कुल, जाते हैं जापान की, हमने देखा कि उसका इंडेक्स जो है कई सालों तक वो स्टैग्नेंट रहा। तो इस पे क्या थॉट्स हैं सर? वेरी, वेरी गुड पॉइंट। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा बिकॉज़ हमें इन्वेस्टिंग में या दुनिया में किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं हुँ, लेना चाहिए। जापान तो चलो एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हम हुँ, जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसका ग्रोथ रेट ही हुँ, कोलैप्स हो गया, पिछले 20 से 30 साल में। वहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं था, तो फिर रिटर्न क्यों बनना चाहिए? तो रिटर्न बनने के 2-3 हुँ, इंग्रीडिएंट्स होते हैं। एक है कि टाइम लंबा होना चाहिए, दूसरा उस इकोनॉमी में जो कंपनीज़ है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होनी चाहिए। उन कंपनीज़ की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13 से 15 से 20% के आसपास होनी चाहिए और एक ग्रोथ मिलना चाहिए वहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण जो जिसे सब काफ़ी इग्नोर करते हैं कि ये 2 कंडीशन को आप क्या भाव पे खरीद रहे हो। अगर आप पूरी बाज़ार को सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदते हो, तो बहुत अनलाइकली कि आपका हुँ, पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप इन बाज़ार को बहुत महँगे भाव पे खरीदोगे, तो मोस्ट लाइकली पैसा नहीं बनेगा। हम चाइना का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चाइना में 30 अगर मैंने आपको 10 साल पहले ये बोला होता कि 3 देश है बहुत बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स, अमेरिका, चाइना और इंडिया। दीज़ आर द 3 बिग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैंने आपको एक लिस्ट दिया होगा कि चाइना सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा स्पीड में, उसका ग्रोथ रेट 8 से 9% का रहेगा।
इंडिया का ग्रोथ रेट नंबर 2 होगा अराउंड 5 से 6%, और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 3 से 4% होगा। तो आप कहाँ पैसा लगाओगे? तो नॉर्मली आप पहले चाइना, फिर इंडिया और फिर अमेरिका में लगाओगे। अब पिछले 10 साल का जो एक्चुअली रिटर्न बना, वो यूएस में ज़्यादा बना, फिर इंडिया में ज़्यादा बना उसके बाद, और सबसे कम चाइना में बना, जिसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। तो बीच-बीच में ऐसे फेजेस आ सकते हैं जब टेम्पररी फ्लक्चुएशंस की वजह से ये लॉन्ग टर्म की थीसिस ब्रेक हो जाए। अ, और जैसे चाइना के केस में रिसेंट जो वहाँ के रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुए, उससे इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि ये देश में पैसा वापस भी निकलेगा कि नहीं पता नहीं, बिकॉज़ सडनली आउट ऑफ द ब्लू गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशंस को चेंज कर दिया। तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक हो, जहाँ पे रूल्स को आप ट्रस्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो सस्ता होना चाहिए या रीज़नेबल होना चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर डेटा पॉइंट फॉर इंडिया। अगर आपने निफ्टी में 2000 के साल में पैसा लगाया होता, जब इंडिया के मार्केट का वैल्यूएशन, लोग मार्केट के भाव को देखते हैं, भाव को नहीं बल्कि मार्केट के वैल्यूएशन को देखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो या फ्री कैश फ्लो यील्ड या डिविडेंड यील्ड, ऐसे 3 4 5 अलग-अलग वैल्यूएशन के वेरिएबल है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि आपका लॉन्ग टर्म का रिटर्न अच्छा होगा या बुरा होगा। तो बहुत ही क्रूडली, अगर इंडिया का जब-जब मार्केट का वैल्यूएशन 15 से नीचे रहा है, तब अगले 10 साल का रिटर्न आपके डेट फंड से 3 गुना ज़्यादा मिलता है। मान लो अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट का दर 6% है और आपने बहुत सस्ते बाजार में इन्वेस्ट किया, तो अगले 5 से 10 साल का रिटर्न 15% के आसपास बना है। जब आपका एंट्री पी बहुत ज्यादा होता है, 25 या 30 का, जो 2000 के साल में था, 2008 की तेजी में था, कोविड के पहले जो एक तेजी हुई थी तब था, तब अगले 5 से 10 साल का रिटर्न कम हो जाता है, फिक्स्ड इनकम जितना हो जाता है। तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन भी बहुत मैटर करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, जिन्हें लमसम करना होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर, एंड मेरा ये मानना है कि ये वीडियो देखने वाले काफी ज्यादा इन्वेस्टर एसआईपी वाले इन्वेस्टर होंगे जो हर महीना अपना पैसा लगाते हैं, उनको वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप 10 साल की एसआईपी करते हो तो आप 60 महीने में अपना पैसा एवरेज करते हो। अगले 60 महीनों में, विच इज अगले 120 हो गए। 60 नहीं, 120 महीने, एक अगले 10 साल के 120 महीने में बाजार सस्ता भी होगा, महंगा भी होगा, और रीजनेबली प्राइस भी होगा, तो उसमें ये सब एवरेज आउट हो जाता है। जस्ट टू गिव डेटा एंड नॉट इंग्लिश में कभी भरोसा मत कीजिए, हमेशा स्पीकर को डेटा के साथ बात करने के लिए आपको मांग करनी चाहिए। 2008 का जो सबसे पीक डेट था, बबल का डेट, उस दिन अगर आपने लमसम में पैसा लगाया होता, दिस वाज 7 जैन 2008, उस दिन से अगले 5 साल तक निफ्टी का रिटर्न वर्चुअली जीरो था, क्योंकि बीच में निफ्टी 50% गिरा, फिर डबल हो गया तो वापस उसी भाव पे आ गया, और फिर 3 4 साल कहीं नहीं गया, तो 5 साल का रिटर्न जीरो था। लेकिन उसी 5 साल के दौरान अगर आपने एसआईपी की होती निफ्टी में, तो आपका रिटर्न 7 से 7.5% होता, क्योंकि आपने मंदी में भी यूनिट्स खरीदे। तो मेरा ये मानना है कि क्या इंडिया जापान बन सकता है? हु नोज, एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड, वो तो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? आज की तारीख में इंडिया एक स्टेबल देश है, जिसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेबल है, इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्ट करता है, कैपिटल को रिस्पेक्ट करता है, ग्रोथ है, अच्छी कंपनीज है। एक ही नेगेटिव है जो इंडिया में आज की तारीख में ये है, वो ये है कि जितनी भी अच्छी कंपनी है ये थोड़ी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आगे के 10 साल का रिटर्न शायद पीछे के 10 साल के रिटर्न से थोड़ा कम हो। बहुत बढ़िया इनसाइट्स है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइट्स आपने दी हैं लेमैन इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर मैं पिछले 15-20 दिन या 1 महीने को छोड़ दूँ और उससे पहले की अगर मैं इस साल की मार्केट की मूवमेंट को देखता हूँ, तो क्या आप ये कह पाएँगे कि एक बियर मार्केट थी वो? मैं ना, हुँ, बेयर और बुल मार्केट के डेफिनेशंस बहुत सारे होते हैं नीरज, बट मैं अगेन, हुँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसमिस योर क्वेश्चन, बट इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, हुँ, बिकॉज ये प्रिडिक्शन के जोन में चला जाएगा, कि क्या वो भाव फिर से आएगा, क्या हम यहाँ से और 20% गिर सकते हैं, या वो परमानेंट बॉटम, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, मुझे नहीं पता है। नॉर्मली मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और डीएसपी की एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, हुँ, हम ये बोलते हैं कि फोरकास्टिंग एस्ट्रोलॉजी का काम है, हुँ, और फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हुँ, जो शॉर्ट टर्म 6 महीना 1 साल की मूवमेंट होती है। हमारा ये मानना है कि बाजार अभी ऐसे फेज में है जहाँ पे दोनों डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये एक डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, लिक्विडिटी कम हो रही है, वहाँ के फेडरल रिजर्व ने बोला है कि सेंट्रल बैंक अपनी हर महीने का जो वो लोग बॉन्ड के परचेज कर रहे थे पिछले 5 10 साल से, उसको कम कर देंगे। तो अगर ग्लोबल लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है,
तो अपना बाजार कंसोलिडेट हो सकता है 1-2 साल के लिए या इसका ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इन्फ्लेशन ऊपर है, अब नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन जितने भी रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ हैं, एनर्जी के प्राइसेज़ हैं, ये सब पिछले 1 साल में काफ़ी ऊपर गए। तो उसके वजह से कंपनीज़ के मार्जिन्स पे प्रेशर है। तो वो अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे या अगले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे, तो उसमें थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर दिख सकता है। तो एक बाजू ग्लोबल हेडविंड्स है कि लिक्विडिटी कम होगी, दूसरी बाजू कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, तीसरी बाजू इंडिया में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स में से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सेविंग्स का अमाउंट डिप होता है। तो या जब सेविंग्स डिप होती है तो उनका जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इकोनॉमी की अगर डिमांड कम होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, सिस्टम की लिक्विडिटी कम होगी, ये तीनों कंडीशन में बाजार थोड़ा साइडवेज जा सकता है या डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है। तो इसलिए वी वुड नॉट बी वेरी यूफोरिक कि 1 महीने पहले का भाव फिर से ना आए। आ सकता है। इट इज वेरी लाइकली वी कैन अगेन सी अ 10% करेक्शन एंड गो बैक टू वेयर वी वर। ऑल्सो लेट मी गिव यू अनदर डेटा पॉइंट। हमारा बाजार 40 साल से रहा है एग्जिस्टेंस में, 1979 के आसपास से डेटा ट्रैक हो रहा है। हर दूसरे या तीसरे साल में 15 से 20% का करेक्शन होता ही होता है। आप कुछ भी कर लो, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाजार हर साल लीनियरली हर दिन ऊपर जाए। इट हैज टू। So let me also tell you that over these 4 decades, 30% of times the markets rise, 30% of times they go nowhere, they are sideways, and 30% balance 30% of one third, the balance one third time it actually declines. एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, जैसे आपने ये शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो बताए, क्या एक लेमैन को अपना इमरजेंसी फंड ऐसी जगहों पे पार्क करना चाहिए या सेविंग्स और एफडीज़ में ही रखना चाहिए? देखिए, डेट फंड में भी है ना 12 तरह के अलग-अलग ऑप्शंस हैं। और इस पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। जैसे हमारे पास एक डेट फंड है जिसका नाम है ओवरनाइट फंड। ये सिर्फ 1 दिन का इन्वेस्टमेंट है। तो आपका पैसा, बहुत सारे लोग करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो ये उसका अल्टरनेटिव है। करंट अकाउंट में 0 मिलता है, इसमें 3.5-4% रिटर्न मिलता है। फिर जैसे हम काफ़ी टाइम हमारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, और उसके सामने हमारे पास लिक्विड फंड है, जो 7 दिन बाद आप कभी पैसा निकाल सकते हो। और इसमें आज के एनवायरनमेंट में, आज के डेट मार्केट के एनवायरनमेंट में रफली 5% के आसपास रिटर्न बनता है। तो नॉर्मली डेट फंड्स में लिक्विडिटी होती है, और जनरली एफडी जितना है, एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। तो इन्वेस्टर्स, पर्सनली मैं, और ये सीख मुझे 98-99 में जब पहली बार इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था, तो जो हमारा ट्रेनिंग होता था इंडक्शन में, उसी दिन सिखाया गया था कि जब आपका पगार आएगा, आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो तो बैंक का भला होगा, क्योंकि वो बैंक के लिए फ्लोट है। तो उससे अच्छा आप वो पैसा बैंक के शेयर में खरीद लो। अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म का है तो बैंक का ही शेयर खरीद लो थ्रू आवर इक्विटी फंड, या फिर आप उस बैंक की एफडी खरीद लो थ्रू अवर डेट फंड। बिकॉज डेट फंड में 3 साल से ज्यादा अगर पैसा रुक गया तो आपको इंडेक्सेशन का, टैक्स का एडवांटेज भी मिलता है, जो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता है, बॉन्ड पे या एफडी पे नहीं मिलेगा। लेकिन वही बॉन्ड अगर मेरे फंड के अंदर होगा, तो मुझे वो फंड के ऊपर, आप सीए हो तो आपको ये बहुत आसानी होगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि डेट फंड में 3 साल से लंबा पैसा अगर रखा आपने, तो आपका टैक्स का जो इफेक्टिव टैक्स रेट है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, वो 30% से गिर के सीधे 5 या 10% पे आ सकता है। 30 भी नहीं सर, 42% लगता है अगर आप 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं सरचार्ज वगैरह लगा के। और ये जो सरचार्ज है, जो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगता है, वो भी बहुत कम हो जाता है आपका जब ये कैपिटल एसेट बन जाता है। तो आई थिंक 15% तक सरचार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाता है, अदरवाइज जो 37% तक सरचार्ज जाता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.